बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की इंसेंटिव्स की, हमने डिस्कस किया इंसेंटिव्स कौन से सिस्टम्स हैं, क्या डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स हैं, उनके इंसेंटिव्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स को देखा कि कौन कौन सी इंसेंटिव स्कीम्स हैं। इसमें हमने देखा कि अर्निंग वेरीज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट देखा, हमने अर्निंग वेरीज प्रोपोर्शनली लेस देन आउटपुट देखा, और हमने देखा कि अर्निंग डिफर एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स। हमने इसमें डिफरेंट सिस्टम्स स्कीम्स देखी, उनकी कैलकुलेशन की कि कैसे बोनस और इंसेंटिव्स कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर हमने डायरेक्ट वर्कर के इंसेंटिव्स के बाद हमने बात की इनडायरेक्ट जो वर्कर्स हैं उनके इंसेंटिव्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों वो शामिल होने चाहिए इनडायरेक्ट वर्कर इंसेंटिव स्कीम्स में। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट को, और हमने आज डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड रिम्यूनरेटिंग टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। तो नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। सो हम देखते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को देती हैं टू अट्रैक्ट एंड रिटेन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एनी अदर बेनिफिट that employee receive in addition to direct compensation, these are not related directly to performance। ये वो बेनिफिट्स हैं जो परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करते, जैसे कि इंसेंटिव जो हैं वो परफॉर्मेंस या आउटपुट से रिलेट करते हैं। ये जो बेनिफिट्स हैं ये परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करते, और जो डायरेक्ट कंपनसेशन है, ये जो वेज हैं या सैलरी है, उससे इन एडिशन टू दीज जो हैं सैलरी पेमेंट्स होती हैं, कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, उन्हें एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहा जाता है। तो इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे बेनिफिट एंड सर्विसेज, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड हिडन पेरोल के नाम से भी इनको जाना जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सर्विसेज को। बेनिफिट एंड सर्विसेज, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स कैन बी calculated like pension and medical facility. However, the cost of services are difficult to calculate like company newspaper, car पार्किंग फैसिलिटी एंड क्लब मेंबरशिप। इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं जैसे पेंशन बेनिफिट्स हैं और मेडिकल फैसिलिटी हैं, उनको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है कि किस एम्प्लॉय को कितनी पेंशन देनी है। तो इजीली जो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी जो आप कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन बियर करती है वो कैलकुलेट कर सकती है। इसी तरह जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, तो वह अपना वो कॉस्ट उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एक्सपेंडिचर्स आए हैं टू एम्प्लॉय मेडिकल बेनिफिट्स देने के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के। तो मगर जो सर्विसेज होती हैं एम्प्लॉय बेनिफिट में, उसमें सर्विसेज भी कुछ होता है। एक होती हैं डायरेक्ट जो मॉनेटरी, उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर सर्विसेज जैसे कार पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, न्यूज़पेपर हैं कंपनी, क्लब किसी मेंबरशिप है क्लब की, तो वो डिफ़िकल्ट होता है इन सर्विसेज की कॉस्टिंग करना। इनकी जो कॉस्ट है एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ती है, इनको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है। हम इनको डिस्कस करने से पहले एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज को, तो रीजंस देखते हैं कि क्यों ज़रूरी हैं कि एम्प्लॉय को जो बेनिफिट और सर्विसेज दी जाए इन एडिशन टू हिज और हर सैलरी और वेज। द डायरेक्ट कंपनसेशन इज़ टैक्सेबल। ऑर्गेनाइजेशन का इसमें यह फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट कंपनसेशन जो होती है बेसिकली वो टैक्सेबल इनकम होती है। वो जो होते हैं सैलरी स्लिप में जो होता है उसमें आउट्स जो हैं एट सोर्स डिडक्ट होती है, जो टैक्स जो होता है और जो भी प्री डिटरमिन रेट होता है उसकी बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट करके ऑर्गेनाइजेशन एट सोर्स डिडक्ट करती हैं एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स। तो डायरेक्ट कंपनसेशन होता है जो बेसिकली वो टैक्सेबल इनकम होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए, मतलब उनको ज़्यादा उनको बेनिफिट्स मिलें, तो वो जो है कंपनसेशन होती है डायरेक्ट कंपनसेशन, उसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होते, तो उसका एम्प्लॉय को बेनिफिट्स भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा बेनिफिट होता है उसका इन फॉर्म ऑफ टैक्स जो सेविंग्स होती हैं। एम्प्लॉयर कैन परचेज हेल्थ एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एज ग्रुप रेट।
अब कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल को परचेज करते हुए डिफ़िकल्टी होती है, मगर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एज अ ग्रुप जो है इंश्योरेंस जैसे ग्रुप मेडिकल फैसिलिटी की फॉर्म में, वो उनके लिए जो रेट्स होते हैं डिफरेंट होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान होता है पे करना एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। रिफ्लेक्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर। तो एक और इशू जो है उसमें ये है कि जब इंडिविजुअल्स को बेनिफिट दिए जाते हैं तो इट रिफ्लेक्ट दैट के ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसका, और वो वेल बीइंग के लिए सोसाइटी की और इंडिविजुअल की वर्कर की वेल बीइंग के लिए भी वो काम कर रही हैं। तो इसमें एक इनकी जो है पॉजिटिव जो है इमेज क्रिएट होता है। एम्प्लॉय प्रेफर टू वर्क फॉर कंपनीज हु ऑफर फ्रिंज बेनिफिट्स। और नॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी जो उनकी इन टर्म्स ऑफ टेक होम है कि वो जो मॉनेटरी जो बेनिफिट्स हैं जैसे वो टेक होम सैलरी है उसके अलावा जो बेनिफिट्स देती हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंडिविजुअल जो होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पसंद करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना जहाँ पे एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाएं। तो हाउसिंग स्कीम्स एंड मेडिकल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पेंशन रिड्यूस बर्डन ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटी। तो इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उनकी तो मेडिकल और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस देती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो सोशल जो है सिक्योरिटी देनी होती है अपने जो अपने आवाम को अपने लोगों को, तो उसमें उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है गवर्नमेंट की, रादर कि वो गवर्नमेंट जो के बजाय ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर रही होती है और जो सोशल सिक्योरिटी दे रही होती है अपने एम्प्लॉयज़ को। उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको इन इश्यूज़ पे कम एक्सपेंडिचर्स करना पड़ता है। जैसे कि हाउसिंग स्कीम्स और मेडिकल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी हो तो गवर्नमेंट का जो है बर्डन कम होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी हाउसिंग टू देयर पब्लिक, तो उनका एक्सपेंस कम हो जाता है। एम्प्लॉयज़ फील रिलैक्स लेस फटीग सोशली सिक्योर लॉयल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेटेड। तो जो बेनिफिट्स होते हैं उसकी वजह से वो सोशली सिक्योर फील करते हैं अपने आप को एम्प्लॉयज़। वो फील करते हैं इन केस ऑफ एनी मिसफॉर्चून किसी एक्सीडेंट की सूरत में किसी मेडिकल उसकी प्रॉब्लम की सूरत में उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है जो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोवाइड करती है, तो वो सोशली सिक्योर फील करते हैं। जैसे हाउसिंग फैसिलिटी है तो उन्हें एक सिक्योरिटी फील होती है कि ये जो बेसिक हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा तो मुझे हाउसिंग की जो फैसिलिटी है वो मिलेगी, और या मैं अपना घर बना सकता हूँ जिसमें उसे लोन दिया जा सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सकता है एम्प्लॉय को कि वो अपने हाउसिंग के लिए उनसे ऑर्गेनाइजेशन उसे लोन प्रोवाइड करे। इसी तरह वो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहते हैं और वो मोटिवेट होते हैं, तो जिनकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसे लेस फटीग होती है, रिलैक्स होता है एम्प्लॉय। तो इस कम्युलेटिव इफेक्ट के बेनिफिट देने की वजह से एम्प्लॉय को के ऊपर मोटिवेशनल इफेक्ट होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल भी रहता है। तो ये जो रिटेंशन का प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स देती है कि एक तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है और रिटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लॉयल रहता है, तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सर्व करता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे बेनिफिट्स दे तो वो एम्प्लॉय को रिटेन भी कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम कर रहा था तो वहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो थी इंडोर अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटी थी जिसमें मेडिकल कवर था फैमिली का, चिल्ड्रन का, और इसी तरह जो था कंसल्टेंसी फ्री थी जो है डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे। सैलरी ऑल दो कि अगर पब्लिक सेक्टर में कम भी है तो प्राइवेट सेक्टर में मुझे कोई ज़्यादा सैलरी ऑफ़र कर रहा है, ये बेनिफिट्स नहीं दे रहा, मेडिकल बेनिफिट्स या हाउसिंग हायरिंग फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो डिफ़िकल्ट होता है इंडिविजुअल के लिए डिसाइड करना कि वो दूसरी जॉब पे स्विच ओवर करे या ना करे, क्योंकि वहाँ टेक होम सैलरी तो ज़्यादा बन रही होती है, मगर अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखें जो आप मेडिकल और हायरिंग फैसिलिटी है तो ये एट टाइम जो है इंडिविजुअल के लिए मींस एक वो होता है डिसीजन करते हुए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाए जहाँ पे ये बेनिफिट्स नहीं है मगर के सैलरी ज़्यादा है। तो एट सम टाइम अगर आप कैलकुलेट करें तो वो
डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है डिसाइड करना। और वो बेनिफिट और हाउसिंग फैसिलिटी और जैसे बात की मेडिकल फैसिलिटी की, इतनी बड़ी जो है उसके फ़ायदा और बेनिफिट्स हैं कि अगर ज़्यादा सैलरी भी ऑफ़र की जाए तो एम्प्लॉय में भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे जॉब करना प्रेफर नहीं करता। तो ये बेनिफिट जो होते हैं एक एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी है और डेफिनेटली मोटिवेट और भी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी भी इंडिविजुअल की इंक्रीज़ करती हैं। अब कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन देती हैं। ओल्ड एज, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस हैं। इसमें इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ऑक्यूपेशनल जो एक्सीडेंट की सूरत में कोई डिसेबिलिटी आए उस केस में इंश्योरेंस होती है, उनको पे किया जाता है, एम्प्लॉय को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह ओल्ड एज में कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो दिए जाते हैं। मैटरनिटी लीव है, इन केस ऑफ मैटरनिटी वो लीव दी जाती है विद पे जो है फीमेल वर्कर्स को। मेडिकल लीव हैं, ऑन ग्राउंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम लीव अलाउ की जाती हैं और उसे विद पे लीव होती है। चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं चिल्ड्रन की ट्यूशन फ़ी भी देती हैं एम्प्लॉयज़ की। हॉलीडेज़ हैं, कंपनी कार हैं, मील अलाउंसेस हैं एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डे केयर फैसिलिटीज़ या चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये जो हैं बेनिफिट्स हैं। इसी तरह पेंशन प्लान्स हैं जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय को इन टर्म्स ऑफ मंथली पेमेंट पेंशन की दी जाती है आफ्टर सुपरएनेशन या रिटायरमेंट एज के बाद उसे पे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मंथली जो है बेसिस पे। सिक लीव हैं, इसी तरह चिल्ड्रन के चाइल्ड केयर लीव हैं, वेकेशंस हैं, पेड वेकेशंस हैं, ट्रैवल अलाउंस हैं, कहीं अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं। मूविंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं कि कुछ कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज पे अगर एम्प्लॉय लेना चाहे तो उसे डिस्काउंट दिया जाता है। लोन फैसिलिटी हैं जैसे कार लोन है, हाउस लोन है। तो ये है जो है कॉमन टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को देती हैं। हम इसको देखते हैं, अब अगर स्प्लिट करें तो इसको देखते हैं हम। ट्रीट्स भी हो सकती हैं जैसे फ्री लंचेस हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स हैं, पिकनिक्स हैं, डिनर्स हैं स्पेशल ओकेशंस पे, बर्थडे ट्रीट्स हैं। तो ये एक ट्रीट्स की फॉर्म में भी बेनिफिट्स और एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। निक नैक्स हैं, डेस्क एसेसरीज़ हैं, कंपनी वॉचेस हैं, डायरीज़ या प्लानर्स देती हैं कुछ कंपनीज जिसमें कंपनी के जो है लोगो होता है और जो भी मोटो उनका, और वो डायरी की फॉर्म और प्लानर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। वॉलेट्स होते हैं जिसमें लोगो हो सकता है कंपनी का। टी शर्ट्स टाइस देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अवार्ड्स की सूरत में ट्रॉफ़ीज़ हैं कि उन्हें रिकग्निशन के उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी उस पर ट्रॉफ़ीज़ दी जाएँ, सर्टिफिकेट्स दिए हैं परफॉर्मेंस अचीव करने के ऊपर जो है सर्टिफिकेट दिए जाएँ, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दी जाएँ। इसी तरह ऑफिस एनवायरनमेंट में री डेकोरेशन है कि वो एम्प्लॉय चाहे तो अपने जो है जो वर्क प्लेस को रीडेकोरेट कर सकता है, फर्नीचर सेलेक्ट कर सकता है, उसका फ्लेक्सिबल आवर्स हों उसके लिए, और असिस्टेंट और कोई हेल्पर प्रोवाइड किया जाए जो उसको हेल्प आउट करे। और सोशल एक्नॉलेजमेंट में एक इनफॉर्मल रिकग्निशन है, इसमें इनफॉर्मली रिकग्नाइज करता है उसकी एफर्ट को जो है अपना सुपरवाइज़र या टॉप मैनेजमेंट में से कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी एम्प्लॉय को इनफॉर्मली रिकग्नाइज करे, या रिकग्निशन एट ऑफिशियल पार्टी अरेंज की जाती है। किसी एम्प्लॉय की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो उसके लिए फॉर्मल पार्टी अरेंज करके उसके एजाज़ में डिनर दिया जाए और उसे रिकग्नाइज़ किया जाए उसकी परफॉर्मेंस को। मेंबरशिप ऑफ क्लब्स हैं, डिफरेंट जो क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। यूज़ ऑफ कंपनी फैसिलिटीज़ फॉर पर्सनल इवेंट्स, जैसे कि कंपनी की कोई फैसिलिटीज़ हैं जैसे कन्वेंस हैं कंपनी के, बसेस या जो कार्स वगैरह हैं उन्हें जो है पर्सनल इवेंट्स के लिए अलाउ किया जाए कि वो यूज़ करें। और इसी तरह जो लोकेशन है कंपनी में कोई जगह पर है वो इवेंट अरेंज कर सकें वहाँ पे, तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कंपनीज़ की फॉर पर्सनल इवेंट्स। टोकन्स क्या हैं, उसमें यह है कि मूवी टिकट्स दिया जा सकता है, वेकेशन ट्रिप्स हैं किसी बाहर आउटसाइड कंट्री का
जो है वेकेशन समर में कोई हो सकता है ट्रिप्स, उसके लिए पे करे कंपनी। कूपन जो है डिस्काउंटेड कूपन हो, अगर किसी स्टोर पे जाके वो परचेज़ करें तो उन्हें डिस्काउंट मिले वहाँ पे। अर्ली टाइम ऑफ्स हैं कि उन्हें अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ है, उसको हैंडल करने के लिए उन्हें अर्ली टाइम ऑफ दिया जाए, वो जल्दी घर जा सकें। एनिवर्सरी और बर्थडे प्रेजेंट्स, इसी तरह एनिवर्सरी और बर्थडे के ओकेशन पे उन्हें प्रेजेंट्स दिए जा सकते हैं, गिफ्ट किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ऑन दी जॉब क्या होता है, ये जैसे कि जो है जॉब कंटेंट या जॉब इटसेल्फ उसके साथ रिलेट करती है, तो इसमें उसे कि जो इंडिविजुअल को है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाए, उसे डिसीजन मेकिंग में है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उसे मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स दी जाएं, उसे डिसीजन मेकिंग पावर्स दी जाएं कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सके जॉब में। स्पेशल असाइनमेंट्स पे उसको दी जा सकती हैं कि ऐसी असाइनमेंट जो वेरी क्रूशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उस असाइनमेंट्स पे उसे प्लेस किया जाए। उसी तरह उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ऑफिशियल ट्रेनिंग्स पे भेजा जाए। तो ये ऑन दी जॉब है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर जो है ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को या एम्प्लॉइज़ को देती हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें है कि बेनिफिट मस्ट फुलफिल द रियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। बेनिफिट वो होने चाहिए जो रियली जो एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करें, ना कि ऐसा हो कि वो उनकी नीड्स ना हो और ऐसे बेनिफिट हो तो वो मीन्स अवेल भी ना कर रहे हों वो बेनिफिट्स। तो इस केस में उनके ऊपर मोटिवेशनल इफेक्ट नहीं होगा, वो फील नहीं करेंगे कि वो उनको कुछ कंपनी से बेनिफिट हो रहा है। तो जो उनकी रियल कंसर्न्स हैं, रियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाए और उनको बेनिफिट में इनकॉर्पोरेट किया जाए। द बेनिफिट मस्ट बी इन इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। वेलफेयर उनकी हो, एम्प्लॉयज़ की नज़र आती हो वेलफेयर उनकी, कि बाकी जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उससे एम्प्लॉय की जो है वेलफेयर हो रही है, उसकी जो लाइफ है, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही है। तो इसी तरह उसका इंटरेस्ट में होना चाहिए उसके। द बेनिफिट मस्ट बी प्लान्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो बेनिफिट्स देते हुए बड़ा ही ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि बस कि अट्रैक्टिव टर्म्स हैं, बेनिफिट दे रही है ऑर्गेनाइजेशन तो ये अट्रैक्ट करेंगे हम टैलेंट एम्प्लॉय को, और टैलेंटेड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के बाद उनको रिटेन भी रखेंगे कि बेनिफिट का ये फ़ायदा है। दिस इज़ नॉट द सिंपल केस। जब बेनिफिट देती है ऑर्गेनाइजेशन तो उसे कुछ जो है कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है इन बेनिफिट्स की, तो उसे केयरफुली प्लान करना चाहिए कि ये जो कॉस्ट में सफ़र कर रहे हैं हम, जो ये कॉस्ट बियर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़, इसकी जो है परफॉर्मेंस से क्या मीन्स क्या लिंक अप है और क्या आया कि ये अंडर दी बजट भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि अर्निंग्स इतनी ना उससे ज़्यादा जो है बेनिफिट की फॉर्म में कॉस्ट बियर करनी पड़ जाए। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि जो बेनिफिट दे रहे हैं उसका मैनेजेबल हो और अंडर दी बजट भी हो। द इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन बेनिफिट्स। तो अगेन जो उनके इंटरेस्ट आते हैं, उनके जो डिमांड्स हैं एम्प्लॉयज़ की, जैसे कि वो लेबर यूनियंस होती हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिल के बताती हैं टॉप मैनेजमेंट को कि एम्प्लॉयज़ के क्या कंसर्न हैं या किस किस्म के बेनिफिट देने हैं। फॉर एग्जांपल उनको मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है तो वो चाहते हैं कि बच्चों के बेनिफिट मेडिकल बेनिफिट्स भी हों और एम्प्लॉय का खुद भी, और किस किस्म का एम्प्लॉय मेडिकल बेनिफिट्स हो। तो उनकी पार्टिसिपेशन कॉपरेशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, और उनके इंटरेस्ट और नीड को ना देखते हुए एम्प्लॉय बेनिफिट सेट करने चाहिए। ये ज़रूरी है कि उनके इंटरेस्ट एंड डिमांड को मद्देनज़र रखा जाए और उसे इस तरह के बेनिफिट्स दिए जाएं जिसमें उनकी इंटरेस्ट और डिमांड्स भी पूरी हो रही हों। द एम्प्लॉयर्स मस्ट बी टॉट एंड एजुकेटेड टू यूज़ दीज बेनिफिट्स इन फेयर वे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़। बेनिफिट देती हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को तो इसकी डेफिनेटली कॉस्ट भी बियर करती हैं, उन्हें कॉस्ट देनी पड़ती है उसकी। वो बेनिफिट जब अवेल करती है, इंडिविजुअल्स अवेल करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट पे करनी पड़ती है इन बेनिफिट्स की। तो एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना, बताना कि कैसे इन बेनिफिट्स को यूज़ करना है और क्या प्रॉपर वे इन बेनिफिट्स को यूज़ करने का, और क्या इम्पोर्टेंस है कि फेयर
यूज़ किया जाए इन बेनिफिट्स का, उनको एजुकेट किया जाए, मॉरली उनको बताया जाए कि क्या बेनिफिट्स का ये मतलब नहीं है कि आप मिस यूज़ करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेट करें एंड टीच करें कि उन्हें बेनिफिट्स को कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में है एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉइज़ को, उसमें उनके जो हैं वाइफ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन भी कवर होते हैं मेडिकल फैसिलिटी में। तो उसमें ये है कि कुछ एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो जो है अनफेयर यूज़ करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ का। उसमें ये है कि वो अननेसेसरी विज़िट्स करते हैं या वो ज़रूरत नहीं होती और मगर वो एक बेनिफिट है मेडिकल का तो उनको वो अवेल करते हैं। जैसे कोई मेडिसिन है, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा के ले आएंगे और उसके अगेंस्ट कॉस्मेटिक्स ले लेंगे वो अपने मेडिकल स्टोर से। ऐसे केसेस हैं, इंस्टेंसेस हैं जिसमें मिस यूज़ करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स को। तो उन्हें बताना चाहिए कि इसकी कॉस्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन पे और आपके लिए फ़ायदे के लिए बेनिफिट्स हैं, तो इसे प्रॉपर यूज़ भी करें। तो इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल होगी कि अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सके और ये बेनिफिट्स कंटिन्यू रहें। तो इनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ करें। जैसे कि कुछ ऑब्ज़र्व किया है मैंने वाइल डूइंग जॉब इन पब्लिक सेक्टर कि मेडिकल फैसिलिटी का इस तरह भी मिस यूज़ किया जाता है कि उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि कौन से एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वो अपने रिलेटिव्स को भी इवन उनके नाम पे अपना वो हैं उनके रिलेटिव्स जो है ना एम्प्लॉय के नाम पे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे होते हैं। उनका कोई ऑपरेशन होता है तो वो एज ए डिपेंडेंट उनको बता के उनका जो है कंपनी के उस पर मेडिकल या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके रिलेटिव भी अवेल कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ वेरी अनएथिकल, अनफेयर। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि एम्प्लॉय को बताए कि बेनिफिट कैसे अवेल करने हैं, क्या क्या इस बेनिफिट का मकसद है और बेनिफिट यूज़ करते हुए उसे बताना चाहिए क्या एथिकल एंड मॉरल डायमेंशन हैं, क्या एथिकल इश्यूज हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए। तो इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि फेयर यूज़ हो बेनिफिट्स का। तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए और एजुकेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को टू गेट बेनिफिट ऑफ दीज फैसिलिटीज़। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट जब भी डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन तो उसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की कि कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं और डिसाइड करना कौन से बेनिफिट्स दें, कौन से बेनिफिट्स नहीं दें। उसके लिए इंटरेस्ट और डिमांड को मद्देनज़र रखना चाहिए और रियली फील हो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को कि जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनकी रियल नीड्स को पूरे कर रहे हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसके लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए कि बेनिफिट से क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाह रही होती है। बेसिकली एम्प्लॉइज़ की मोटिवेशन, रिटेंशन, वो चाह रही होती है कि एम्प्लॉय मोटिवेट हों और ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सर्व करें, रिटेन रहें। उसके बाद वो चाह रही होती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं जो उनके मोटिवेट तो हों, रिटेन भी हों, उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो। तो वो बेनिफिट दिए जाएं, देखा जाए कि इस बेनिफिट से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आया प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और देखने चाहिए। और इसी तरह लीगल कंप्लाइंस भी होती हैं, कुछ मिनिमम बेनिफिट्स होते हैं जो लीगली रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो है एम्प्लॉइज़ को देना। तो वो देखना चाहिए कौन से लीगल हैं जो कंप्लाइंस इश्यूज हैं, उनको बेनिफिट देते हुए देखना चाहिए कि आया के लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो बेनिफिट के रिलेटेड, वो पूरी हो भी रही हैं या नहीं हो रही। तो ये 3-4 डायमेंशंस हैं जिनको देखना चाहिए। इस्टेब्लिश जो है उसके ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए, उसके जो बेनिफिट्स का ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए इन इश्यूज़ को क्लियरली एड्रेस करना चाहिए और क्लियरली ऑब्जेक्टिव जो हैं बेनिफिट्स के सेट करने चाहिए कि इन बेनिफिट से क्या पर्पज़ अचीव करना चाह रहे हैं और या ये बेनिफिट किस ऑब्जेक्टिव के लिए है। असेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स, इसमें हैं डिफरेंट एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रेगुलेशंस हैं जो डिक्टेट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप ये बेनिफिट फॉर एग्जांपल मेडिकल कवर लाजमी दें। तो ये इन इश्यूज़ को देखना चाहिए
और इसी के साथ कुछ जो होता है इंटरनल साइड पे लेबर यूनियंस होती हैं, वो जो इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट को कि वो बेनिफिट प्रोवाइड करें एम्प्लॉय को। तो ये फैक्टर्स भी होता है, जितनी लेबर यूनियन स्ट्रांग होगी, जितनी अपनी बात मनवाने के लिए उनकी स्ट्रेंथ होगी, उतने उनको बेनिफिट एम्प्लॉय को ज़्यादा मिलेंगे। अगर लेबर यूनियन इतनी स्ट्रांग नहीं है और इतनी जो है अपने आपस में इतना उनकी कॉपरेशन नहीं है लेबर यूनियन, और इतनी लेबर यूनियन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इस केस में कुछ बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में भी इग्नोर करे ना दे। तो जितनी स्ट्रांग होगी लेबर यूनियन, उतने ही बेनिफिट्स टॉप मैनेजमेंट को ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि वो नेगोशिएशन में जाएंगी और अपनी बात मनवाने की पोजीशन में होंगी। अगर वीक है लेबर यूनियन, तो उस केस में जो टॉप मैनेजमेंट है इजली कुछ बेनिफिट्स को स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में लेबर यूनियन माइट भी ना हो। तो इसी तरह जो है अदर फैक्टर्स हैं कि कंपेटिटर्स जो हैं वो क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, इस इंडस्ट्री में, और जो उनकी कंपेटिटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अट्रैक्ट करें जो है टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं और रिटेन करें एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए उसे देखना चाहिए कि जो बेनिफिट कंपेटिटर दे रहे हैं एटलीस्ट उतने तो दें बेनिफिट्स, अगर नहीं या उससे ज़्यादा दे सकते हैं। तो वो टू मेक श्योर कि वो जो टैलेंटेड जो है वर्क फोर्स है वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो और रिटेन रहे। तो ये एक असेसमेंट करनी होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेटिटर्स की भी, कि वो क्या बेनिफिट्स एट द टाइम दे रहे हैं, किस जॉब के लिए क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो उनको ऐसे compete करते हुए जो है ऑर्गेनाइजेशन को इन फैक्टर्स को देखना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया जा सके। इसी तरह एसेस कंपेटिटिवनेस, कि वो देखें कि आया ये तो दे रही हैं कंपेटिटर्स, तो उनकी अपनी कंपेटिटिवनेस क्या है। अगर ये बेनिफिट देंगी तो उनकी अपनी कंपेटिटिवनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी अपनी प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनसे उनकी कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होगा उनके एम्प्लॉयज़ की वजह से, या जो विद इन दी मार्केट और कंपनीज जो हैं ऑफ़र कर रही हैं उनसे उनकी इस बेनिफिट देने की वजह से कंपेटिटिवनेस इंक्रीज़ करेगी या नहीं करेगी। देन द फोर्थ इशू इज़ कम्युनिकेट बेनिफिट्स। तो ये हैं कि इसमें प्रॉपरली बेनिफिट्स को कम्युनिकेट किया जाए, एजुकेट किया जाए अपने एम्प्लॉयज़ को कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, मगर उन बेनिफिट्स का एम्प्लॉयज़ को एज सच पता नहीं होता, उनके यूज़ का पता नहीं होता, उनको प्रॉपर नहीं पता होता किस डिपार्टमेंट या यूनिट्स को और किस कंडीशन में ये बेनिफिट्स वो अवेल कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट या यूनिट्स को या किस कंसर्न जो है मैनेजमेंट को उसने अप्रोच करना है वो बेनिफिट लेने के लिए। तो कम्युनिकेट करें कि ये बेनिफिट्स हम ऑफ़र कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए और बताना चाहिए कैसे यूज़ किया जाए इन बेनिफिट को। तो इसके लिए कि वो प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एवरी मंथ एक बेनिफिट्स को हाईलाइट कर दिया जाए, किसी विजिबल प्लेस पे पोस्ट कर दिया जाए और बताया जाए ये बेनिफिट्स हैं, या किसी और फॉर्म में उनको इन राइटिंग या इन मीटिंग्स उनको बताया जाए कि ये कंपनी बेनिफिट्स दे रही हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि उन्हें पता हो कि रियली व्हाट बेनिफिट्स दे आर इंटाइटल्ड टू व्हाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है जो लास्ट स्टेप है उसमें कंट्रोल बेनिफिट कॉस्ट इवैल्यूएशन। तो उसमें ये देखना है कि कंट्रोल करना है बेनिफिट कॉस्ट को, उसकी इवैल्यूएशन करनी है, कैसे मैनेज किया जाए बेनिफिट कॉस्ट को, उसकी इवैल्यूएशन करनी है, आया वर्थ है भी या नहीं, आया कि ये बेनिफिट्स हम जो दे रहे हैं इसका कोई परफॉर्मेंस इस पे इफेक्ट हुआ है, या आउटपुट पे कोई फ़र्क पड़ा है, या एम्प्लॉय की मोटिवेशन या सेटिस्फेक्शन लेवल पे भी फ़र्क पड़ा है, या इन बेनिफिट्स की कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ रही है। ये ना हो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी बढ़ जाए बेनिफिट की फॉर्म में कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनसेशन बजट मैनेज करना ही मुश्किल हो जाए। तो कंटिन्यूस कॉस्ट इवैल्यूएशन होनी चाहिए डिफरेंट बेनिफिट्स स्कीम की, और किस तरह उनका पैटर्न देखें कि एम्प्लॉयज़ इन बेनिफिट्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं और उनकी एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंट बेनिफिट्स पे क्या आ रही है। तो इसकी बेसिस पे उन्हें हेल्प आउट होगा ऑर्गेनाइजेशन को कि अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, जो है जो भी वो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं इन एम्प्लॉयज़ को। तो कंट्रोल बेनिफिट कॉस्ट इवैल्यूएशन, तो पर्पस ये है कि जो बेनिफिट की कॉस्ट है उसको
मैनेज किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके और देखा जा सके आया कि इसका लिंक भी है प्रॉफिट या प्रोडक्टिविटी से, और आया कि ये मैनेजेबल भी है और अंडर द बजट भी है या नहीं। तो ये हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट के जो है प्रिंसिपल्स, और इनको इन इश्यूज़ को देखना चाहिए जब फ्रिंज बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती हैं इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉइज़ को। व्हाट आर द कॉमन बेनिफिट्स इन एप्लीकेबल इन पाकिस्तान? क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ऑफ़र करती हैं? इसमें जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट बेनिफिट्स देती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जिनमें एक है मेडिकल इंश्योरेंस। उसमें है इंडोर एंड आउटडोर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इंडोर जो हैं ऑपरेशन की सूरत में एडमिट होता है हॉस्पिटल में एम्प्लॉय, तो उसकी जो है एम्प्लॉय खुद या उसके पेरेंट्स या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो भी हैं, अपनी वाइफ, उनके कवर होता है मेडिकल। कंप्लीट जो कॉस्ट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन बियर करती है। इसी तरह आउटडोर मेडिकल फैसिलिटीज़ में कुछ होती हैं लिमिटेड फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है कॉस्ट को, मेडिकल कॉस्ट को ऑर्गेनाइजेशन बियर करे, या सिर्फ डॉक्टर की जो फ़ीस है, कंसल्टेंसी फ़ीस है, उसको वेव ऑफ करे। वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में स्पेशली ये करती हैं कि पैनल पे उनके डॉक्टर्स होते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय को एक लेटर देती हैं, उसकी बेसिस पे वो मेडिकल फ्री चेकअप करवाता है, तो डॉक्टर को विज़िट कर सकता है। मगर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं उसके लिए उसे पेमेंट करनी पड़ जाती हैं। और मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन इससे आगे जाके आउटडोर भी कंप्लीट कवरेज दे सकती हैं, जैसे कि सिर्फ ये नहीं कि मेडिकल जो चेकअप है डॉक्टर के पास वो फ्री हो, उसकी फ़ीस माफ़ हो, बल्कि जब वो जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर, वो भी जो पैनल पे स्टोर्स हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनके अंदर ही मेडिकल स्टोर हैं उनके अपने, तो वहाँ पे वो जो है मेडिसिन ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, जो ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं, पैनल पे डॉक्टर हैं, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो वहाँ से मेडिसिन ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। या कोई स्टोर्स होते हैं जो पैनल पे होते हैं, वहाँ जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये वेरी करता है किस लेवल की मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिमिटेड जो है कवर देती हैं मेडिकल का, फॉर एग्जांपल सिर्फ आउटडोर नहीं होती है, उनमें सिर्फ इंडोर फैसिलिटी होती है, और वो भी लिमिटेड होती है कि 1 लाख तक एट अ टाइम अवेल किया जा सकता है, उसमें अनलिमिटेड मेडिकल नहीं होता इंडोर। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल की मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है। इसी तरह हायरिंग फैसिलिटीज़ हैं, पेमेंट फॉर रेंटेड हाउस और सेल्फ हायरिंग। इसमें पब्लिक सेक्टर में नॉर्मली ये होता है कि हायरिंग फैसिलिटीज़ देती हैं ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर की, उनकी अपने हाउसिंग फैसिलिटी हैं विद इन दी जो है प्रेमिसेस हो सकता है, और डिपार्टमेंट के या आउटसाइड कोई स्कीम होती है हाउसिंग, वहाँ पे वो जो है अपने एम्प्लॉइज़ को अकोमोडेट करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास जैसे हाउसिंग स्कीम या फैसिलिटी नहीं है हाउसिंग की, तो वो ये करते हैं कि वो एम्प्लॉय को अलाउ करते हैं कि आप कोई रेंट पे मकान ले लें, उसके बाद उस पर कॉन्टैक्ट करके वो जो ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टली जो उसकी रेंट है वो जो है हाउस ओनर को पे कर देते हैं। इसी तरह एक सेल्फ हायरिंग का भी कॉन्सेप्ट है, जो पब्लिक सेक्टर में कोई एम्प्लॉय अपने घर में रह रहा है, जैसे इस्लामाबाद में जॉब कर रहा है और इस्लामाबाद में उसका घर है, तो वो ये है कि उसको डिप्राइव ना किया जाए कि बाकी एम्प्लॉइज़ को, फॉर एग्जांपल ग्रेड 17-18 के 20,000 रुपीज़ सीलिंग है हाउस रेंट की, तो वो तो अपना रेंट पे हाउस ले के वो 20,000 रुपीज़ की फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं और वो हायरिंग अवेल कर रहे हैं। मगर जो सेल्फ हायर है उनको डिप्राइव ना किया जाए, तो वो जिनके अपने घर हैं तो उनको ये करते हैं कि उन्हीं को एज अ रेंट की फॉर्म में पेमेंट कर दी जाती हैं, उसे सेल्फ हायरिंग कहते हैं। घर अपना होता है मगर जो है पेमेंट उसी एम्प्लॉय को कर दी जाती है इन फॉर्म ऑफ सेल्फ हायरिंग। पेड लीव्स इसमें है फैसिलिटी टू अवेल लीव विद पे। इसमें अर्न लीव का कॉन्सेप्ट है कि अगर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए 1 साल में फॉर एग्जांपल
जैसे कि मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में 48 लीव्स थे अगर आप पूरे साल जॉब करें तो 48 लीव्स जो थी अर्न लीव्स थी, जो आपके क्रेडिट पे और एम्प्लॉय के क्रेडिट पे आ जाती थी। तो वो जब भी चाहे 48 लीव्स कम्युलेट ऐड होती जाती थी। अगर उसने 2 साल सर्विस की है तो मीन्स 48 96 जो पेड लीव्स हैं वो अवेल कर सकता है। तो वो जब वो लीव अवेल करता है, अर्न लीव जिसे कहते हैं, तो उसे विद पे दी जाती हैं। इसी तरह मैटरनिटी लीव्स हैं, 90 डेज़ के लिए अलाउ किया जाता है। इसी तरह मेडिकल लीव हैं जो मेडिकल ग्राउंड पे ऑन सर्टिफिकेशन डॉक्टर की उस पर अवेल कर सकता है और वो विद पे होती है और वो आउटसाइड ऑफ लीव अकाउंट होती है। जो अर्न लीव होती है उसके अगेंस्ट नहीं, उससे एक्स्ट्रा जो है मेडिकल लीव दी जा सकती है। इस तरह ये है डिफरेंट लीव के ऑप्शंस हैं। कैजुअल लीव्स हैं, इसमें नॉर्मली 10 लीव्स होती हैं इन अ ईयर। तो ये एक फैसिलिटी है जो कॉमनली पाकिस्तान में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे देती हैं फैसिलिटीज़। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। अब जैसे कि इन्फ्लेशन होता है मुल्क में, और पाकिस्तान में तो ऑब्ज़र्व किया होगा आपने, इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग पास्ट 4 इयर्स 5 इयर्स बहुत ज़्यादा रहा है। तो कुछ एडजस्ट करने की रियल इनकम उसकी है जो एम्प्लॉय की इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी वो कम हो जाती है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी हैं गवर्नमेंट ने कि इतने % जो है रेज दिया जाए सैलरी का टू अकोमोडेट द इन्फ्लेशन फैक्टर। CPF एंड GPF है, जनरल प्रोविडेंट फंड, कम्युलेटिव प्रोविडेंट फंड। इसमें ये होता है कि डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज सैलरी एंड पार्ट ऑफ इट इज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज सैलरी एंड पार्ट ऑफ इट इज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम एम्प्लॉयड। इसमें है CP फंड है, GP फंड है। तो इसमें यह है कि पार्ट कुछ % डिडक्ट की जाती है एम्प्लॉय की सैलरी से, उतना ही हिस्सा उस पर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं सैलरी से एम्प्लॉय की, तो 5000 कंट्रीब्यूशन में भी ऑर्गेनाइजेशन करे। तो वो रेशो सेट कर लेते हैं, तो वो एट द टाइम ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन या रिटायरमेंट उसको पे कर दिया जाता है। उसमें फिर इंटरेस्ट बेयरिंग भी है, कुछ फंड्स पे जैसे GP फंड पे इंटरेस्ट बेयरिंग भी होता है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग भी होता है। कि वो पर्पज़ ये होता है कि जब वो डिडक्ट करें तो उसे इंटरेस्ट लगा के उससे ज़्यादा अमाउंट पे की जाए एट द टाइम ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन या रिटायरमेंट। तो नॉन इंटरेस्ट में ये होता है, ऑप्शनल होता है, एम्प्लॉय खुद अप्लाई कर सकता है कि मुझे जो मेरा ये जो फंड है जिसमें डिडक्शन हुई है इस पे मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मुझे उस पर जो नॉर्मल जो पेमेंट है वही दें, इंटरेस्ट पेमेंट ना दें। तो पर्पज़ यही होता है ये कि एम्प्लॉय को मीन इन टर्म्स ऑफ के मॉनिटरी कोई बेनिफिट दिया जाए एट द टाइम ऑफ लिविंग और रिटायरमेंट, उसे लम सम एक अमाउंट हो उसके पास जो ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट तो डिडक्ट कर रही होती है, आफ्टर दैट उसको इन लमसम अमाउंट पे किया जाता है। बेनेवोलेंट फंड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एम्प्लॉयज इन केस ऑफ स्पेशल इवेंट, डेथ, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। इसमें बेनेवोलेंट फंड होता है, इसकी डिडक्शन होती है, तो उसके अंडर एक रेगुलेशंस भी हैं बेनेवोलेंट फंड की। उसके अगेंस्ट फिर ये आप जो डेथ हैं, फनरल चार्जेस हैं, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन है, उसमें कुछ पार्ट सपोर्ट किया जाता है बेनेवोलेंट फंड की मद से, या डेथ की सूरत में पेमेंट की जाती है एम्प्लॉय को, कुछ सर्टेन अमाउंट पे की जाती है जो रेट सेट किए हुए हैं बेनेवोलेंट फंड में गवर्नमेंट ने। रिटायरमेंट प्रोग्राम्स में ग्रेजुएटी हैं, इसमें ग्रेजुएटी दी जा सकती हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या रिटायरमेंट के वक्त जितने नंबर ऑफ ईयर सर्विस हो गई है एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतनी ही सैलरीज उसे दे दी जाएँ। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 रुपीज़ हैं और उसने 10 साल सर्व किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको 50 इंटू 10 5 लाख की पेमेंट कर दी जाएगी इन फॉर्म ऑफ ग्रेजुएटी। पेंशन है, ये मंथली पेमेंट टू एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लास्ट पेड ऑन। ये जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर में मोस्टली पेंशन प्लान्स होते हैं। पेंशन में ये होता है कि एम्प्लॉय जब रिटायर होता है 60 ईयर्स के बाद या सुपरनेशन आ जाए, उसकी सुपरनेशन डेट होती है, या 25 ईयर्स की सर्विस पे अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसको एक मंथली पेमेंट की फॉर्म में उसे फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ पेमेंट की जाती है।
इसी तरह एम्प्लॉय को कुछ ओल्ड एज में बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिसमें EOIB का है कि एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है, जिसके साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब कर ले, रजिस्टर कर ले, तो जो ओल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट वो इंस्टीट्यूशन देती हैं। तो ये भी बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। दीज आर कॉमन बेनिफिट्स जो एप्लीकेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर: मेडिकल फैसिलिटी, हायरिंग फैसिलिटी, पेड लीव, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, CPF, GPF, बेनेवलेंट फंड, रिटायरमेंट प्रोग्राम, पेंशन, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट। और ये इन बेनिफिट्स के अलावा भी जो है और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल या एम्प्लॉय को देती हैं। एडवांटेजेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के क्या है? अब ये बड़ा इशू हो गया आजकल कि ये डिबेट हो रही है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देने चाहिए या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने चाहिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की एक बात तो समझ आती है बेनिफिट्स में कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, उसके लिए एक जो पर्पज़ ये होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटेन रहे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सर्व करे, क्योंकि उसे पता है अगर इतने नंबर ऑफ़ ईयर सर्विस होगी तो मुझे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि रिटायरमेंट के लिए हैं कि अगर आप ऑन मेडिकल ग्राउंड नहीं है तो उसके लिए आपको 25 ईयर्स सर्विस होनी चाहिए या 60 ईयर्स तक सर्विस आप करें तो आपको रिटायरमेंट जो है उसके ऊपर पेंशन मिलती हैं। तो अब ये तो एक है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के उसको एम्प्लॉय जो होता है इंसेंटिव होता है, मोटिवेशन होती है कि वो ज़्यादा अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे ताकि उसे फिर इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उसे इनसे बेनिफिट्स मिले। मगर इसके डिसएडवांटेजेस भी साथ साथ है। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि उसमें लो टर्नओवर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके इतने क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स ऐड हो चुके होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नंबर ऑफ सर्विस, तो कि उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि छोड़ के जाना एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जांपल किसी ने 15 ईयर्स एक जगह सर्व किए हैं और ही इज़ नियर टू हिज रिटायरमेंट एज, तो वो उसके लिए अब बाहर अच्छी जॉब भी ऑफ़र होगी तो वो मे भी ना जा सके क्योंकि वो ही इज़ वेरी नियर टू हिज पेंशन। तो इस तरह एक फ़ायदा होता है कि इसमें टर्नओवर कम होता है कि, और इसी तरह ग्रेजुएटी है, जैसे उन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रखा हुआ है कि इतने फॉर एग्जांपल में 5 ईयर सर्व करेंगे तो ग्रेजुएटी मिलेगी। तो उसके लिए एक थोड़ा सा इंसेंटिव होता है एम्प्लॉय के लिए कि वो इतनी जल्दी जॉब स्विच ना करे, तो ताकि वो काम करे इतने नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए ताकि उसे बेनिफिट्स मिल सकें लॉन्ग टर्म। उससे फिर ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी भी क्रिएट होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा अरसे तक काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो चुका होता है, उसकी लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है और वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी फील करता है इन अ सेंस कि अगर वो ज़्यादा अरसे तक जॉब करता है तो उसे पता है कि एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उसे इंसेंटिव मिलेंगे जिससे उसकी जो है जो माशी हालात या जो उसके फाइनेंशियल जो है पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो इसमें एक डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन है कि लॉन्ग टर्म इंसेंटिव की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती हैं, जैसे कि पेंशन प्लान्स हैं उसमें अब ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ये नहीं कि जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सर्व कर रहा है उसे पेमेंट करनी है इन फॉर्म ऑफ सैलरी, बल्कि उसे उसकी लाइफ टाइम के लिए पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो ये एक इशू है, कॉस्ट बड़ी बियर करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉयज़ आर लेस मोटिवेटेड इफ़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयज़ आर लेस मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं लेस मोटिवेटेड होते हैं इफ़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। अगर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ हो, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मींस परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो कि 60 ईयर तक सर्व कर सकता है, तो उस केस में उसकी मोटिवेशन इतनी इन लॉन्ग टर्म इंसेंटिव से नहीं होगी। उसे पता है कि ये परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे कोई निकाल नहीं सकता इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो और मुझे उसे ये भी पता है कि इतने ईयर सर्व करूँगा ऑर्गेनाइजेशन में तो मुझे अल्टीमेटली बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो मुझे निकालेगा भी नहीं एज सच कोई, क्योंकि ये परमानेंट जो है एम्प्लॉयमेंट है। तो इस केस में जो होता है लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स इतने मोटिवेशनल इफेक्ट नहीं होता उनका। एम्प्लॉय डू नॉट फील टू वर्क हार्ड एज इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड।
तो जो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड होते हैं ना, जिनकी बेसिस पे उसे फ़ौरन ही उसकी इमीडिएट जो उसकी परफॉर्मेंस होती है या उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसकी बेस पे उसे रिवॉर्ड किया जाता है, तो उसे एक ऑब्जेक्टिव होता है उसके पास, उसे पता होता है कि मुझे इसका रिवॉर्ड फ़ौरन मिल जाएगा। मगर कोई ऐसी एफर्ट हो जिसका रिवॉर्ड आपको 10 ईयर्स, 15 ईयर, 20 ईयर्स के बाद हो, तो इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट कि आप मोटिवेट हो, आप काम करें, कि आप वर्क हार्ड करें कि आपको अब इसका 15 साल बाद सिला मिलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड होते हैं वो मोटिवेशनल इफेक्ट होता है कि उसे फ़ौरन ही अपनी परफॉर्मेंस का जो है एफिशिएंसी का रिवॉर्ड फ़ौरन मिल जाता है, जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। मगर लॉन्ग टर्म जाने से क्या होगा कि उसे श्योरिटी नहीं है, उसको उस वक्त में भी ज़रूरत ना हो, उसको ज़रूरत अभी है फाइनेंशियल उसकी सपोर्ट की। तो इन लॉन्गर टाइम पीरियड जो मोटिवेशनल इफेक्ट है, जो हार्ड वर्किंग होती है एम्प्लॉय की, वो इतनी नहीं होती अगर लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स हों, एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म जो इंसेंटिव्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, उससे डायरेक्टली जो है उसकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट होता है एम्प्लॉयज़ की। ये तो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो हम अब बात करते हैं रिम्यूनरेटिंग टॉप ब्रास की, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए स्पेशल पे होती है, स्पेशल कंपनसेशन देती हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी क्या रीज़न्स हैं और इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को देखने चाहिए। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द रेम्यूनरेशन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स के एक चीज़ है जो मोटिवेशनल थ्योरी है हर्सबर्ग की, उसमें ये है कि जो सैलरी है वो कहता है ये वो फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होता, मगर ये है जो सिंपली सेटिस्फेक्शन से रिलेट नहीं करती। तो फ्रिंज बेनिफिट्स को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये मोटिवेशन से रिलेट भी करती होती हैं, कि ये मोटिवेशनल फैक्टर हैं। जो सैलरी हैं, दीज आर दी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन देती है इन फॉर्म ऑफ सैलरी या उसको वेजेस के। वो जो होती हैं, अगर अच्छी सैलरी होगी तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सेटिस्फाइड भी हो जाएगा। तो ये उसे जो है हर्सबर्ग जो है वो अपनी मोटिवेशन थ्योरी में हाइजीन फैक्टर रखता है। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉयज़ की डिससेटिस्फेक्शन से रिलेट करते होते हैं। जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन से रिलेट कर रहे होते हैं। मीन्स अगर वो फैक्टर दिए जाएँ तो उससे मोटिवेट होगा एम्प्लॉय और उससे सेटिस्फाइड होगा। तो फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में ये है कि ये मोटिवेशनल फैक्टर है, जबकि सैलरी जो कंपनसेशन है, डायरेक्ट कंपनसेशन है, वो हाइजीन फैक्टर है। अच्छी सैलरी होगी तो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, अगर अच्छी सैलरी नहीं है तो डेफिनेटली डिससेटिस्फेक्शन होगी उसे। मगर अच्छी सैलरी देने का ये मतलब नहीं है कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फाइड होगा जब वो बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स भी फील करेगा कि उसकी नीड्स को पूरे करने हैं, उसकी प्रेफरेंसेस को देखते हुए बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसको सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं। तो वो फैक्टर्स जो होंगे मोटिवेशनल फैक्टर है। तो फ्रिंज बेनिफिट जो होता है मोटिवेशनल फैक्टर है, जो लिंक करता है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन से, जो अल्टीमेटली लीड करती है मोटिवेशन एम्प्लॉय की, और जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी होती है। तो एक ये पॉइंट अंडरस्टैंड करें आप। तो सैलरी और फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या मोटिवेशनल या फैक्टर हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम टॉप एग्जीक्यूटिव्स की। टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशंस पे होते हैं। इनकी जो नॉर्मली पोजीशंस होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, डीजी हो सकता है, डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये जो टॉप पोजीशंस हैं ये जो होते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स पे होते हैं। तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रेम्यूनरेशन के, उनमें एक होता है सैलरी। सैलरी इज़ बेस्ड ऑन जॉब एवेल्यूएशन एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। सैलरी जो होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी जो वो उनको पे किया जाता है, बेसिक सैलरी जिसे कह सकते हैं हम, बेसिक पे, वो होती है अकॉर्डिंग टू द जॉब एवेल्यूएशन के, वो कि उस जो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जॉब की वैल्यू क्या है, पोजीशन क्या है, वर्थ क्या है। अल्टीमेटली सीईओ की ज़्यादा होगी जो है जीएम से या डीजी से, डायरेक्टर जनरल,
तो जो चीफ होगा वो उसकी चेयरमैन की ज़्यादा होगी। इसी कुछ इदारों में मेंबर्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के और उसके ऊपर चेयरमैन होता है। तो जॉब वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, वैल्यूएशन के चेयरमैन की जॉब ऊपर होगी तो उसकी पे भी ज़्यादा होगी। इसी तरह जो सिर्फ जॉब एवेल्यूएशन नहीं होती सैलरी सेट करने के, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स की रेम्यूनरेशन सेट करनी होती है उसमें सिर्फ जॉब एवेल्यूएशन का फैक्टर नहीं होता, उसमें कैपेबिलिटीज़ भी देखी जाती हैं। देखा जाता है कि जिस पोजीशन के लिए किसी इंडिविजुअल के लिए टॉप एग्जीक्यूटिव को हायर करें उसकी अपनी एक्सपीरियंस कितना है, उसका एक्सपोजर कितना है, डिफरेंट किस पोजीशन पे वो पहले काम कर चुका है, उसके जो है क्वालिफिकेशन कितनी हाई है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ लीडरशिप स्किल्स कितने हैं। तो ये फैक्टर भी होता है जब सैलरी डिसाइड की जाती है टॉप एग्जीक्यूटिव्स की। सेकेंड आता है बोनस। इट आल्सो मेक द पार्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन। बोनस में होता है एक्स्ट्रा सैलरी और लम सम अमाउंट नॉर्मली एट द एंड ऑफ ईयर बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग और एनी अदर क्राइटेरिया सक्सेस। इसमें जो होती है नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। तो ये इन फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी दी जा सकती हैं, एडिशनल सैलरी या लमसम कोई अमाउंट बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग के ऑर्गेनाइजेशन ने जो अर्निंग्स की हैं उसकी कोई प्रोपोर्शन या परसेंटेज जो है इन फॉर्म ऑफ लमसम अमाउंट टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पे कर दी जाती हैं। या कोई फिक्स अमाउंट हो सकती है जैसे बोनस के एक्स्ट्रा सैलरी आफ्टर 1 ईयर या स्पेशल ओकेजन ईद पे एक्स्ट्रा सैलरी दे दी जाए, तो ये बोनस है। कमीशन क्या है? परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। इसमें जो रियल प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, उसका जो कुछ परसेंटेज होता है कमीशन की फॉर्म में टॉप एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है। और कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी हैं, अगर आप जाके देखें, वेबसाइट सर्च करें, गूगल पे जाएं, सर्च करें तो देखेंगे आप कि किस तरह जो है टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपने फॉर्च्यून अर्न कर रहे हैं, कितनी सैलरीज ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बोनस, कमीशन। उनकी इवन एट टाइम्स उनके कमीशन जो होता है वो सैलरी से भी बढ़ जाता है उनकी। तो और वो मिलीनियर हो जाते हैं कमीशन की। इस पे जितनी प्रॉफिट अर्निंग्स ज़्यादा होंगी ऑर्गेनाइजेशन की उतना कमीशन उनका ज़्यादा होता है। और जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो बिलियंस में प्रॉफिट कमा रही होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर उनकी परसेंटेज में पेमेंट भी करें टॉप एग्जीक्यूटिव्स को तो वो सैलरी से भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो रिच हो जाते हैं, मिलीनियर हो जाते हैं विद इन नो टाइम पीरियड। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव में ऑप्शन टू परचेज स्टॉक एट फिक्स प्राइस, उन्हें ऑप्शन दिया जा सकता है कि फिक्स प्राइस पे या डिस्काउंटेड प्राइस पे वो जो शेयर्स हैं कंपनी के वो ख़रीद लें। तो जैसे जैसे उनकी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी अल्टीमेटली वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स की इन्वेस्टमेंट होती है उन शेयर्स में, तो उसकी उस इन्वेस्टमेंट पे उसको रिटर्न भी मिल रहा होता है। तो इसमें जो है ऑप्शनल है कि वो परचेज़ करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। इसमें क्योंकि अपने फंड से, अपने रिसोर्सेज से टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है, ख़रीदना होता है स्टॉक्स एट फिक्स प्राइस। तो परक्विजिट्स क्या है? ये जो है मेजर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इनकम्स, ये जो है मेजर जो है जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स की जो मेन कंपोनेंट्स हैं रेम्यूनरेशन का, उसमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हैं। ये स्पेशल प्रिविलेजेस और पर्क्स होती हैं जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को जो है अवेलेबल होती हैं या ऑथराइज होती हैं। इनमें प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, स्पेशल पार्किंग हो सकती हैं, वेल फर्निश हाउस भी इवन टॉप एग्जीक्यूटिव्स को कंपनी की तरफ से दिया जाता है। उसमें सर्वेंट होते हैं, कंपनी ड्रिवन कार होती हैं, उसकी मेंटेनेंस, फ्यूल और ड्राइवर सब खर्चा जो होता है कंपनी बर्दाश्त करती है। इसी तरह कुछ मेंबरशिप्स होती हैं होटल्स की या क्लब्स की, उसकी फ्री मेंबरशिप्स दी जाती हैं कंपनी की तरफ से टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। इवन के यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो होते हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, उनकी पेमेंट्स भी जो हैं वो कंपनी की तरफ से की जाती हैं। तो ये डिफरेंट पर्क्स होते हैं। ये अगर इनकी कॉस्ट निकालें इन बेनिफिट्स की तो ये सैलरी से भी बहुत आगे चली जाती हैं और इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स रेम्यूनरेशन। अच्छा, अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इश्यूज इन एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, क्यों एग्जीक्यूटिव्स को इतना पे किया जाता है।
What are the reasons to pay executive such a huge amount? सैलरी, पर्क्स, बोनस, कमीशन क्यों दिए जाते हैं? क्या जस्टिफिकेशन है कि और एम्प्लॉयज़ को ना दिए जाएं और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को क्यों दिए जाएं? तो नंबर 1 फैक्टर है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड की डिसीजन मेकर। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होता है वो डिसीजन मेकर होते हैं, उन्होंने पॉलिसी बनानी होती है, उन्होंने स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी होती हैं, उनके डिसीजन जो मेकिंग है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, उनके प्रॉफिट्स पे। तो ये की डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ ये होता है उनको हाईली पे करने का, क्यों वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें और उनकी डिसीजन मेकिंग जो हो वो बड़ी क्वालिटी की हो, टाइमली हो, ताकि वो डायरेक्टली लिंक करती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और प्रॉफिट से। तो ये की जो है पोजीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज़ द जस्टिफिकेशन टू पे मोर टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। दे आर मोर नॉलेजेबल, उनके पास नॉलेज जो होता है स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता, उनका जो हॉराइजन होता है, जो विजन होता है बड़ा ब्रॉड होता है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज होता है, स्किल्स होते हैं उनके पास, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, ओवरऑल बिजनेस की उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। जो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट की जो डिफरेंट जो उनकी इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस पे, उनके बारे में एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, मार्केट के बारे में उनका नॉलेज ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ द रीज़न एंड जस्टिफिकेशन टू पे मोर टू दी एग्जीक्यूटिव्स। दे आर इन शॉर्ट सप्लाई। जो मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए जो टैलेंट हैं, जो नॉलेज हैं, जो स्किल्स हैं, वो वेरी इन शॉर्ट सप्लाई है। ये अबंडेंट सप्लाई नहीं है जिस तरह लेबर हैं, जो पॉपुलेशन में से अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैं बहुत ज़्यादा है। मगर ये जो टॉप पोजीशन पे होते हैं इनके पास स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ होती हैं, एक्सपीरियंस होता है इनका पास, इनका एक्सपीरियंस पास्ट होता है, इनकी नॉलेज होता है इंडस्ट्री का, मार्केट का। तो ये जो होते हैं शॉर्ट सप्लाई होते हैं, ये लिमिटेड जो होते हैं पीपल होते हैं इन कंट्री, या तो इस वजह से इस जो है जो शॉर्ट सप्लाई को अट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी अट्रैक्टिव पैकेज देना होता है ताकि वो अट्रैक्ट हों और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व करें। तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होते इस किस्म के जो स्किल्स होते हैं या नॉलेज होता है इन फॉर्म ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो अवेलेबल होता है कि ईज़िली लो रेट पे, लो पे पे जो है कंपनी हायर कर ले। डिफ़िकल्ट टू अट्रैक्ट, इवन मोर डिफ़िकल्ट टू रिटेन। एक इशू इनकी रिटेंशन का भी आता है। अट्रैक्ट करना एक इशू है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स को आप पर्क्स देंगे, बेनिफिट्स देंगे, इनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा हों कि उनकी अपनी सोशल नीड्स भी पूरी हो रही हों और उनकी बाकी जो नीड्स हैं जो बेसिक और सोशल सारी पूरी हो रही हों। इसके अलावा उनको कोई सोशल जो है इन सोसाइटी उनकी जो प्रिविलेज रिस्पेक्ट हो वो भी बढ़ रही हो, तो वो तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पे करना पड़ता है हाईली इस वजह से। मगर उसके बाद उनको रिटेन भी रखना है। वो ये इस किस्म के एम्प्लॉयज़ होते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स, उनके पास वो स्किल्स होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश होती है कि वो उनके पास आए। तो इस वजह से वो कंटिन्यूस उनके लिए जो होता है एक लुक्रेटिव ऑफर्स आ रही होती हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाईली पे करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि वो ताकि रिटेन भी रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको रिटेन करना इट्स मोर डिफ़िकल्ट। तो अट्रैक्ट करना फिर अट्रैक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्टिव सैलरी और बोनस और इस तरह के पक्ष से, मगर उनको रिटेन करना ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से भी एक रीज़न है कि एग्जीक्यूटिव्स को हाईली पे किया जाता है। एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर्स ऑफ पीपल हैव गॉन अप। अब एक सोशल इशू भी है कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके चिल्ड्रंस हैं, वाइफ हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं जैसे कि डेवलपमेंट हुई है ओवरऑल जो वर्ल्ड में, उसमें जो इंसान की ज़रूरियात हैं वो बढ़ गई हैं। जैसे कि कार होनी चाहिए, घर में अच्छा घर होना चाहिए, उसमें सर्वेंट्स हों, हर किस्म की प्रोडक्ट अवेलेबल हो घर में, टेक्नोलॉजी जो हैं प्रोडक्ट्स वो भी अवेलेबल हों, उनकी जो बेसिक लिविंग के लिए ज़रूरी आसाइशें हैं वो भी अवेलेबल हों। तो एक्सपेक्टेशंस जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स की भी बड़ी हैं, उनके चिल्ड्रन, उनकी वाइफ, उनकी डिपेंडेंट फैमिली की भी बड़ी है। तो इस वजह से उन्हें अपने फैमिली को भी जैसे सपोर्ट करना है, उनकी फैमिलीज़ की भी अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन
एजुकेशन करनी है और बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, सर्वेंट हो, तो ये इश्यूज़ भी हैं जिसको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है टॉप एग्जीक्यूटिव्स को काफ़ी अच्छा पे करती हैं ताकि वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उन्हें मीट किया जा सके, ना कि सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को भी मीट किया जा सके। उनको इतना पे किया जाए कि अपनी फैमिली की जो डिज़ायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी ज़रूरियात हैं पूरी कर सकें। सोशल प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, तो ये जो हम जो प्रिविलेजेस हैं, बेनिफिट्स जो ऑफ़र किए जाते हैं, मेंबरशिप दी जाती है क्लब्स की, स्पेशल ओकेशन पे डिनर जैसे के ट्रिप्स अरेंज किए जा सकते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए, समर वेकेशन में फैमिली के साथ जाएं किसी फॉरेन कंट्री में, अपने ट्रिप अरेंज इवन वो कंपनी स्पॉन्सर्ड होते हैं उनके। इसी तरह कंपनी का एरोप्लेन यूज़ कर सकते हैं फॉर वेकेशंस, और इसी तरह हायरिंग हाउसिंग कोई फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो इससे उनकी सोशल प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में उनकी एक डिज़ायर होती है कि वो टॉप पोजीशन पे हैं, तो वो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी माशरे में रिस्पेक्ट हो, प्रेस्टीज हो, प्रिविलेज हो, जिसे हम एलीट क्लास भी कहते हैं। तो इस वजह से भी उनको जब वो एलीट क्लास में होते हैं तो उनको अपनी प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट भी का भी ख्याल होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली टॉप एग्जीक्यूटिव्स को काफ़ी हाईली पे किया जाता है और उन्हें बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स बहुत दिए जाते हैं, पर्क्स दिए जाते हैं। टू एलिमिनेट करप्शन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट इन जस्टिफिकेशन फॉर पेइंग मोर टू एग्जीक्यूटिव्स। ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन्होंने एलोकेशन करनी होती है, इनके हाथ में फंड्स होते हैं, इन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जो हैं इतना पे किया जाए कि वो करप्शन ना करें। इनके पास अथॉरिटी होती है, बेसिकली उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट देने होते हैं परचेज के, प्रोक्योरमेंट के, उन्होंने जो है उनके पास जो है पावर, अथॉरिटी होती है टू के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, तो मीन्स उनको इतना पे किया जाए कि उनकी जो ग्रीड है, जो उनके करप्शन करने का वो है, वो जो उनकी है वो कम हो, जो उनकी ग्रीड है वो कम हो, वो करप्शन ना करें और रादर के वो अच्छा परफॉर्म करें और ताकि उन्हें अच्छा पे किया जा रहा है, तो इस वजह से कोई रीज़न ना रहे कि वो करप्शन की वजह से वो अमीर होना चाहें। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि उनको हाईली पे किया जाए एग्जीक्यूटिव्स को, ताकि उनमें करप्शन का एलिमेंट कम हो, उनकी ग्रीड ख़त्म हो, उनकी डिज़ायर सारी पूरी हो रही हो, उनको इतना कम्प्रीहेंसिव बेनिफिट्स दिए जाए ताकि उन्हें कोई ज़रूरत डिमांड बेस्ड करप्शन की ना हो, कि जो जिसे हम कह सकते हैं करप्शन ज़रूरत की वजह से ना करें कि हमारी ये ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, इस वजह से करप्शन करनी है। तो इस वजह से एक फैक्टर है जिसकी वजह से हाईली पे करें तो एलिमिनेट हो सकती है करप्शन टॉप एग्जीक्यूटिव्स में, जो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, या जिसे हम जस्टिफिकेशंस कह सकते हैं, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव्स को हाईली पे किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी समराइज द मेन टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर। हमने एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात की कि कौन क्या होते हैं बेनिफिट्स। ये डायरेक्ट कंपनसेशन जो सैलरी की फॉर्म में होते हैं, इससे अलग जो सर्विसेज या बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं वो जो हैं नॉर्मली बेनिफिट्स या सर्वे कहलाते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं। तो इसमें ये हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं कि उनमें से एक कॉस्ट मेजरमेंट का इशू है कि कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि उनको कैलकुलेशन करना उनकी आसान होता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी कॉस्ट मेजर की जा सकती है। मगर कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट को मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि कंपनी न्यूज़पेपर है, कार पार्किंग फैसिलिटी है, मेंबरशिप ऑफ क्लब हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट कॉस्टिंग इनकी मुश्किल होता है। और रीजंस क्या हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के? डेफिनेटली एम्प्लॉय बेनिफिट्स का रीज़न ये होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट हों और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और बेनिफिट्स का एक मकसद ये भी होता है कि जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन किया जा सके।
तो एम्प्लॉय जो बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली ये परफॉर्मेंस से तो रिलेट नहीं कर रहे होते, मगर उनका मकसद ये होता है कि जो टैलेंटेड स्टाफ है, वर्क फोर्स है, उसको अट्रैक्ट किया जाए और रिटेन किया जाए, और वो अपने जॉब में रिलैक्स फील करें, सेटिस्फाइड फील करें, और उनकी जो है जो बर्डन है उन पे फैमिली का जो है फाइनेंशियल बर्डन हैं या और बर्डन्स हैं जो उन पे कम हो, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इस केस में उनकी ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी भी बढ़ती है, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन में सर्व भी करते हैं, और वो इतना के मोटिवेट भी होते हैं कि अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि वो रिलैक्स होते हैं और लेस फटीग होती है। तो काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं जो हैं फ्रेंच। तो ये रीज़न हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता है इन एडिशन टू से हिज और हर सैलरी। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स की हमने डिस्कस किए, जिसमें पेड लीव हैं, मैटरनिटी लीव हैं, कार पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, हायरिंग फैसिलिटी हैं, मेडिकल फैसिलिटी हैं, पेंशन प्लान हैं, ग्रेजुएटी हैं, और इस तरह की बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर हैं एम्प्लॉय को ऑफ़र करते हैं। तो इसमें हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स की भी, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है फ्रिंज बेनिफिट्स की, और प्रिंसिपल्स में ये भी हमने एक पॉइंट देखा था कि जो इसमें है नीड और उसकी प्रेफरेंसेस को मद्देनज़र रखा जाए एम्प्लॉइज़ को, कि रियली जो उनकी नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हों, जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन दे रही है एम्प्लॉय को उसे वो एज अ बेनिफिट भी परसीव करे, उन्हें उससे कुछ हासिल भी हो। तो इसमें प्रिंसिपल्स के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात की तो उसमें हमने कहा कि इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स हों कि क्या ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं और किस किस्म की बेनिफिट्स हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को देना चाहते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट हो, क्या हासिल करना चाहते हैं, उनकी कॉस्ट इवैल्यूएशन हो कि क्या कॉस्ट पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन को बाय प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, और इसकी कंपेटिटिवनेस भी देखनी है, ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बेसिस पे देखना है कैसे बेनिफिट्स दिए जाएँ, कंपेटिटिवनेस कितनी मेंटेन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट्स देने की वजह से, किन बेनिफिट्स को देने की वजह से उनकी कंपेटिटिवनेस इंक्रीज़ करेगी। तो ये इश्यूज़ हैं जिनको अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त फिर फ्रिंज बेनिफिट्स की देखना चाहिए। इन इश्यूज़ को देखें तो अच्छे तरीके से फ्रिंज बेनिफिट्स को मैनेज किया जा सकता है, और जिसकी वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस की जा सकती है और इफेक्टिव यूज़ किया जा सकता है इन बेनिफिट्स का टूवर्ड्स एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो कॉमन एम्प्लॉय बेनिफिट्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान हमने देखा कि नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ऑफ़र करती हैं कॉमन जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं वो किस किस्म के हैं। उनमें मेडिकल इंश्योरेंस हैं, हाउसिंग फैसिलिटी हैं, जीपी फंड हैं, पेंशन प्लान्स हैं, और एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम्स हैं। तो इसके बाद हमने स्पेशल इशू के तौर पे देखा कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स की रेम्यूनरेशन कैसे सेट की जाती है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव्स की रेम्यूनरेशन में एक तो सैलरी होती है जो बेस सैलरी होती है, जो उनकी जॉब एवेल्यूएशन, जो उनकी जॉब की पोजीशन होती है और जो उनके स्किल्स होते हैं या पोटेंशियल या उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए रखी जाती है। उसके बाद उनके बोनस हैं और उनकी कमीशंस हैं, पर्क्स हैं जिसमें कंपनी कार आ सकती हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन आ सकती हैं, वेकेशन ट्रिप्स आ सकते हैं, और इस तरह के बहुत से पर्क्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को देती हैं। ये वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं नॉर्मली जो आम एम्प्लॉय से या वर्कर से ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी सैलरी 100 टाइम्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो उसके रीजंस होते हैं देने के, क्यों दिए जाते हैं, जस्टिफिकेशन है, कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी हैं कि दूसरे वर्कर्स को अगर आपने इस सैलरी पे रखा हुआ है, ये जो है कंपनसेशन है उनकी, तो वाई टॉप एग्जीक्यूटिव शुड पेड so much remuneration in form of benefits and perks and salary in form of commission and bonuses। तो उसके रीज़न में हमने देखा कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं बेसिकली दे आर एट द टॉप पोजीशन, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनकी जो डिसीजन मेकिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी डिसाइड करती है। तो दिस रीज़न के एग्जीक्यूटिव्स को जो है हाईली पे किया जाता है, और उनमें एक मेन एलिमेंट हमने ये देखा था कि वो जो रीज़न है एक उसको हाईली पे करने का टॉप एग्जीक्यूटिव को, वो ये था कि उनमें जो लेवल ऑफ करप्शन हो वो कम हो, ताकि उनकी सारी सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं, उनकी फैमिली की नीड्स पूरी हो रही हों,
उनको माशरे में प्रेस्टीज हो, रिस्पेक्ट हो, तो जिसकी वजह से वो करप्शन कम करें, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जब उनके पास होते हैं और अथॉरिटी भी होती है तो करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको इस तरह पे किया जाए, उनको इस तरह कंपनसेट किया जाए ताकि वो करप्शन कम से कम करें या बिल्कुल ही ना करें। उनका मकसद ये होता है हाईली पे करने का टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस कंपनसेशन सेशन में हमने डिटेल से डिस्कस किया कंपनसेशन मैनेजमेंट को। हमने देखा कि क्या कंपनसेशन में वेज, सैलरी और लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट देखा, फेयर वेज का देखा। फिर हमने स्पेशल उस पर जो है सेपरेट लेक्चर में इंसेंटिव्स पे बात की जो परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। तो उसमें हमने जो है वर्कर की प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट जो इंसेंटिव्स स्कीम्स हैं उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया और कैलकुलेशन वर्कआउट की और कैसे बोनसेस कैलकुलेट करते हैं अंडर डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स में। फिर हमने हाईलाइट किया कि इनडायरेक्ट वर्कर की कंपनसेशन भी क्यों ज़रूरी है और क्या वजूहात है जिसकी बेसिस पे इनडायरेक्ट वर्कर को भी कंपनसेट करना चाहिए, अच्छा इंसेंटिव्स देने चाहिए। तो और इसके बाद हमने देखा कि इंसेंटिव्स के क्या मोटिवेशनल इफ़ेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की प्रोडक्टिविटी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे। फिर हमने बेनिफिट्स की बात की कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज क्या हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। और हमने देखा कि एक जो मेन पॉइंट डिस्कस किया वो ये था कि जो बेसिक सैलरी होती है वो बेसिकली जो मोटिवेशन थ्योरी के हिसाब से जो है हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर जो रिलेट करता है वो डिससेटिस्फेक्शन से रिलेट करता है कि आया एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है या नहीं। अच्छी सैलरी हो तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो सेटिस्फाइड होगा। तो वो जो मोटिवेशनल थ्योरी है वो एम्फेसाइज करती है कि ये जो बेनिफिट्स और सर्विसेज होते हैं दीज आर दी बेसिकली मोटिवेशनल फैक्टर्स जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, जो सेटिस्फाइड करते हैं, जो सेटिस्फेक्शन से रिलेट करते हैं। तो इस वजह से बेनिफिट्स देना अच्छा बहुत ज़रूरी है। अच्छे बेनिफिट्स अच्छी ऑर्गेनाइजेशन देती हैं ताकि अच्छे और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया जाए और उनको रिटेन किया जाए। तो इसी के तनाजुर में हमने लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स को डिस्कस किया कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और शॉर्टफॉल क्या हैं। और देन एट द एंड हमने एग्जेक्टिव रेम्यूनरेशन की बात की कि वो उनको किस फॉर्म में पे किया जाता है और उनकी पर्क्स क्या होती हैं और क्या जस्टिफिकेशन हैं कि एग्जेक्टिव को हाईली पे किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिटेल में कंपनसेशन को डिस्कस किया है इन 3 लेक्चर्स और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in human resource management. This is very important concept in human resource management because organization में जब एम्प्लॉय काम करता है तो वो बेसिकली फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के लिए काम करता है, मनी के लिए काम करता है। तो इस वजह से जो कंपनसेशन है इसको क्लियरली डिसाइड करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और प्लान करना चाहिए। और कंपनसेशन सेट करते हुए एक पॉइंट ये भी है कि इसमें इनइक्विटी ना हो, लोग एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फेक्शन या जब कंपैरिजन में जाएं तो उन्हें इनइक्विटी फील ना हो। तो एक प्रॉपर एक कंपनसेशन प्लान की जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉय मोटिवेशन पे, जो डायरेक्टली लिंक करती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी से। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर एंड मैं अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड अटेंटिव लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।